हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। हमने क्लास थर्ड की जो ईवीएस है वो कंप्लीट कर ली है और फोर्थ क्लास की ईवीएस स्टार्ट करी है, जिसमें हम अभी तक 6 चैप्टर जो हैं ईवीएस के वो कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं पार्ट 7 खिड़की से। देखो, जो लास्ट चैप्टर था जिसमें हमने पढ़ा था ओमना का सफ़र, वो छठा चैप्टर था। तो ये जो चैप्टर है ना 7 खिड़की से, उसी ओमना का जो सफ़र है ना वो चैप्टर कंटिन्यू है। ठीक है, बस ताकि चैप्टर बहुत बड़ा ना हो जाए तो इस चैप्टर का नाम अलग कर दिया है खिड़की से। और अगले का चैप्टर का नाम है नानी के घर तक का सफ़र। तो ये जो तीनों चैप्टर है ना एक ही चैप्टर है। मीन्स कि उसमें थोड़ा सा 16 मई का हमें बता रखा है कि ओमना कैसे कैसे रेलगाड़ी में बैठी मडगांव तक, मतलब वो जो वड़माड़ स्टेशन तक, वहाँ तक वो पहुँच चुकी थी। तो उसके बाद आगे कंटिन्यूस की कहानी करी गई है खिड़की से। फिर यहाँ पे बताते हैं वो मडगांव पहुँची कैसे कैसे गई, जो कि अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद जो चैप्टर आएगा 8, वो भी सेम यही है कि नानी के घर तक, मतलब स्टेशन से नानी के घर तक पहुंचने के लिए उसने क्या क्या साधनों का यूज़ करा, वो सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। ठीक है, तो हम भी सेम करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पार्ट 7 पढ़ेंगे और इसी वीडियो में हम पार्ट 8 भी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर एक ही है। ठीक है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो एक वीडियो में ही ख़त्म करेंगे। बाकी आई होप आपको रिमेंबर होगा जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़े हैं जिसमें अनीता की मधुमक्खियाँ थी, वो आपको याद होगा। अमृता का घर, अमृता का जो गाँव था, अमृता का गाँव, वो आपको याद होगा। सारे चैप्टर, आओ स्कूल चलें, कान कान से, ये सारे चैप्टर आपको याद होंगे। ठीक है, तो क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है इसलिए लास्ट के चैप्टर अच्छे से रिवाइज नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, हमारा स्टार्ट करते हैं चैप्टर पार्ट 7 खिड़की से। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो 16 मई के बारे में थी। ठीक है, उसने पूरा 16 मई का डिस्क्राइब करा था, कैसे 11:30 बजे वो स्टेशन पर चढ़े बैठे। फिर उसके बाद दिन में सबने नाश्ता करा, खाना खा करके वो लोग सो गए। बट वो जो ओमना है वो खिड़की से बाहर ही देख रही थी सारी चीज़ें। और उसके बाद वो वड़मा स्टेशन पहुँच गए थे और उन्होंने केले और चीकू खरीदे थे। ठीक है, अब क्या है, 17 मई सुबह 7:30 बजे की बात है। देखो, 17 मई सुबह 7:30 बजे। अब सुबह हो गई है। मैं कल रात बहुत जल्दी सो गई थी। बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज सुबह जब ट्रेन रुकी तो मेरी आँख खुली। बाहर प्लेटफॉर्म पर लिखे बोर्ड पर लिखा था मडगांव। अप्पा ने बताया कि अब हम गोवा राज्य में हैं। तो आपको पता है मडगांव कितना फेमस है, आपने नाम भी सुना होगा, तो बहुत फेमस है मडगांव। तो ये गोवा में है। हमने स्टेशन पर उतरकर चाय पी और अपनी पानी की बोतलें भी भर ली। ट्रेन फिर चल पड़ी। बाहर का नज़ारा देखने लायक है। चारों तरफ हरियाली है। मैदानों की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही हैं। कभी कभी छोटे तालाब दिखाई पड़ते हैं। बहुत दूर पहाड़ियों के बीच पानी दिखाई दे रहा है। मुझे पता नहीं कि वहाँ नदी है या समुद्र। हवा ठंडी है, अहमदाबाद की तरह गर्म नहीं, क्योंकि ये लोग देखो अहमदाबाद में रहते हैं तो वहाँ की हवा क्या है, गर्म है, क्योंकि वो समुद्र के पास थोड़ा सा पड़ता है। बट अभी क्या है, ये थोड़ा सा दूर आ गए हैं तो यहाँ पे पता नहीं नदी है या समुद्र, बट यहाँ की हवा ठंडी है। बाकी आपको पता है कि गोवा में बीच है, इतने सारे गाने भी हैं गोवा पे। ट्रेन अभी अभी एक रेलवे फाटक से गुजरी। दोनों तरफ फाटक के पार बसों, कारों, ट्रकों, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी, तांगे में बैठे लोग ट्रेन के गुजरने का इंतजार करते दिखाई दिए। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों के इंजन बंद भी नहीं करते हैं। आप लोग देख सकते हो, देखो जब ट्रेन निकलने वाली है तो दोनों तरफ के फाटक जो है बंद हो जाते हैं। और देखो इधर उधर कितना सारा भीड़ इकट्ठी हो गई है ना। तो कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों के इंजन बंद भी नहीं करते। रेलवे फाटक पर कितना धुआं और कितना ज़्यादा शोर था। मैंने देखा कि कुछ लोग बंद रेलवे फाटक को नीचे से झुककर भी पार कर रहे थे। कितना खतरनाक है ये। कभी कभी हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन के बिल्कुल से पास से गुजरती है। मैंने और उन्नी ने डिब्बे गिनने की कई बार कोशिश की, पर दोनों ही ट्रेन इतनी तेज चल रही थी कि हमारी गिनती कभी भी मेल नहीं खाई। गड़बड़ ही हुई। ठीक है, तो थोड़ा सा एक जो उसने सीन देखा उसको उसने डिस्क्राइब किया हुआ है ओमना ने। ठीक है, थोड़ा सा इनमें से क्वेश्चन है। अब ये बात है 8:30 बजे की। ठीक है, 1 घंटा हो गया। 7:30 बजे उन्होंने ये सारा सीन था, चाय वाय पी थी। अब क्या है, 17 मई 8:30 बजे की बात है। मैं खिड़की के पास आंखें बंद किए बैठी थी कि अचानक ट्रेन के चलने की आवाज़ बदल गई। खड़ खड़ खड़। मैंने आंखें खोली। अंदाज़ा लगाओ मैंने क्या देखा। हमारी ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल पर से जा रही थी। कितना बड़ा था वो पुल। पुल पर से जाते हुए ट्रेन के पहियों की आवाज़ भी कितनी अलग होती है। मैंने खिड़की से नीचे झांका तो मुझे बहुत डर लगा। पटरी के नीचे ज़मीन तो थी ही नहीं। मतलब पटरी के नीचे ज़मीन नहीं थी, केवल पानी ही पानी था। मीन्स पुल बना होगा, पुल के ऊपर से ट्रेन जा रही होगी तो उसको ज़मीन तो दिखाई नहीं दे रही, तो उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी जो ट्रेन है ना वो पानी के ऊपर चल रही है। तो उसको ये लगा
ठीक है। तो पटरी के नीचे ज़मीन तो थी नहीं, केवल पानी ही पानी था। नदी में कुछ नावें दिखाई दे रही थी और किनारे पर कुछ मछुआरे। मैंने उन्हें हाथ हिलाकर इशारा किया। पता नहीं वह मुझे देख भी पाए या नहीं। ट्रेन के पुल के साथ साथ दूसरे वाहनों के लिए एक और पुल भी बना हुआ था। वह पुल इस तरह से बना था कि मुझे लगा जैसे हमारे पुल के ऊपर से जाने में ज़्यादा मज़ा है। देखो देखो, दो इस तरीके से पुल बने हुए हैं। ठीक है, देखो एक तो जो ट्रेन का जो पुल बना हुआ है, देखो ये लोहे का है। तभी वो कह रही थी जब ट्रेन जो है पुल के ऊपर से जाती है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगती है, खड़ 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 की एकदम से आवाज़ आने लगती है। तो देखो जो ट्रेन के लिए पुल बना हुआ है वो लोहे का पुल बना हुआ है और इस तरीके का बेस है। देखो जो सेकंड पुल है, आप इसको देखो, इस तरीके से इसको पानी में खड़ा किया गया, इस तरीके का बेस दिया गया और कुछ इस तरीके का पुल बनाया हुआ है। ठीक है, और ऊपर देखो ये जो गाड़ियों के लिए पुल बनाया हुआ है वो इस तरीके का बनाया हुआ है कि सीमेंट वगैरह बना करके, लेंटर वगैरह डाल करके पुल बनाया गया जिसके ऊपर से गाड़ियाँ जा रही हैं। तो दोनों पुल हैं, तो दोनों तरफ से डिफरेंस है। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मतलब दोनों में डिफरेंस क्यों है, अलग अलग पुल ऐसे क्यों बनाए हुए हैं। ठीक है, वैसे तो नॉर्मल सा डिफरेंस है, वो आपको पता होगा है ना, थोड़ा सा नॉर्मल सा डिफरेंस है, बट यस फिर भी आप बताना। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा डिस्कशन है। अब इसके बाद है 17 मई 11:30 बजे। देखो टाइम यहाँ पे घड़ी हमारी बता रहे कि अब कब की बात है, 11:30 बजे की बात है, 17 तारीख की। ठीक है, पिछले कुछ घंटे बहुत ही मज़ेदार रहे। नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर अपने बर्थ पर लेटकर कॉमिक पढ़ने लगी। बाहर बहुत तेज़ धूप खिली थी। अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया, थोड़ी ठंड भी लगने लगी। मैं बहुत डर गई। कुछ ही देर के बाद ट्रेन के अंदर की बत्तियां जल उठीं, पर बाहर बिल्कुल घुप अंधेरा था। किसी ने बताया हम सुरंग में से गुजर रहे थे, पहाड़ को काटकर बनी सुरंग। ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग कभी ख़त्म ही नहीं होगी। जैसे अचानक अंधेरा हुआ था वैसे ही पहले की तरह भरपूर रोशनी हो गई। खिड़की से बाहर चमकती धूप, रोशनी और हरियाली थी। ट्रेन सुरंग से बाहर निकल चुकी थी। अप्पा ने बताया कि हम पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। तब से अब तक हम 4 और छोटी सुरंगों में से और गुजर चुके हैं। अब जब मैं सुरंग के बारे में जान चुकी हूँ मुझे डर नहीं लगता बल्कि मज़ा आता है। देखो आप लोग भी देख सकते हो, सामने एक पिक्चर दी हुई है, पूरा का पूरा पहाड़ जो है एज इट इज़ खड़ा हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा पहाड़ खड़ा हुआ है, बस इसको काट करके ट्रेन को जाने का रास्ता बना दिया है। ठीक है, पूरा पहाड़ खड़ा हुआ है, अंदर से ट्रेन कट रास्ता काट करके इधर से उधर जाने के लिए रास्ता बना दिया। यानी एक तरफ से जब पहाड़ शुरू हो रहा है और वो ख़त्म कहाँ पे होगी जाके सुरंग, जब दूसरी तरफ मतलब पूरा पहाड़ खोद करके उस तरफ जब हम निकल जाएंगे तो ये सुरंग। तो देखो कितना बढ़िया चीज़ है ये भी। ठीक है, और देखो गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। तुम क्या सोचते हो इतनी सुरंगों और पुलों के क्या कारण हो सकते हैं? तो देखो क्या कारण हो सकते हैं। पानी होगा, ठीक है, ज़मीन नहीं होगी, पानी होगा, पानी से ऊपर पार करने के लिए हमें पुल चाहिए। और सुरंग क्यों चाहिए? जैसे पहाड़ वगैरह हमें क्रॉस करनी है या हम चल रहे हैं ज़मीन के अंदर से हमें पार करना है तो सुरंगें होती हैं। ठीक है, तो सुरंगों के ये रीज़न हो सकते हैं, बट इसको मेन ये है कि आप इसको ना याद कर लेना कि गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। ठीक है, यहाँ से मे भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर है 17 मई 12:15 की बात है। ठीक है, 17 मई 12:15। अब दोपहर हो गई है। हमने उडुपी स्टेशन से जो गर्मा गर्म इडली वड़ा खरीदा था उसे खाया। देखो इडली वड़ा, साउथ में ये लोग एंट्री कर चुके हैं, इडली वड़ा। ठीक है, और उडुपी स्टेशन, तो आप लोग बताना कि उडुपी कहाँ पर है। ठीक है, उडुपी हमारी इंडिया का किस स्टेट का ये एक शहर है उडुपी, उसे खाया। वहाँ से हमने केले भी खरीद लिए थे। वह थे तो बहुत छोटे छोटे पर थे बहुत स्वादिष्ट। बाहर का नज़ारा फिर बदल गया है। अब हम हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ देख पा रहे हैं। अब अम्मा ने बताया कि यहाँ चावल की खेती होती है। बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ के गांव और यहाँ बने घर। जानती हो यहाँ के लोगों का पहनावा भी अहमदाबाद के लोगों से अलग है। ज़्यादातर लोग सफ़ेद या क्रीम कलर की सूती धोती और साड़ियाँ पहने हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ चले बहुत से लोग बीच के स्टेशनों पर उतर गए, कुछ और लोग चढ़े भी हैं। शाम 6 बजे तक हम कोझिकोड पहुँचेंगे। कोझिकोड कहाँ पर है? केरल में। सुनील का परिवार वहां उतर जाएगा। हमने एक दूसरे का पता ले लिया है और अहमदाबाद में मिलने की योजना भी बनाई है। तुम्हें भी सुनील और एन से मिलकर अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखो तुम घर में कौन सी भाषा बोलते हो? तो हिंदी बोलते हैं मोस्टली। बाकी जो बंगाली लोग होंगे उनकी जो मातृभाषा होती है वो बंगाली बोलते हैं। जैसे दिल्ली में जो हमारे फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे जो हमारे साथ में पढ़ते थे डाइट वगैरह में, पता है अगर उनको कोई भी जैसे बंगाली को बंगाली फ्रेंड मिल जाता था ना जो भी, तो वो आपस में कम्युनिकेट भी बंगाली में ही करते थे। मीन्स उसको उनको ज़्यादा बड़ा कंफर्ट रहता था। तो जिस भी हमारे जो घर में भाषा बोली जाती है हम सबसे ज़्यादा उसमें ही रहते हैं बोलने में। ठीक है,
गुजरात से केरल तक पहुंचने में हमारे देश के किन किन राज्यों से गुजरी। तो गुजरात, देखो गुजरात के अहमदाबाद से चली थी ट्रेन, तो अहमदाबाद पहुंची, गोवा पहुंची। फिर गुजरात से केरल तक पहुंचने में हमारे ट्रेन किस किस राज्यों से गुजरी, और देखो उनकी लैंग्वेज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गोवा में कोंकणी बोली जाती है, कोंकणी, हाँ गोवा में कोंकणी बोली जाती है। और क्या पड़ता है, कर्नाटका में तमिल बोली जाती है। हाँ, कर्नाटका में तमिल बोली जाती है, सॉरी कर्नाटका में तेलुगु, कन्नड़ बोली जाती है, सॉरी कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है, और तमिल बोली जाती है केरल में। लास्ट में जहाँ पर ये केरल में पहुँच रहे हैं ना, वहाँ पे तमिल बोली जाती है। कर्नाटका में हाँ कन्नड़ है। ठीक है, तो इस तरीके से। क्या तुमने नारियल पानी पिया है, कैसा लगा, चर्चा करो, और ये सब नहीं है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे भाषा आ गई। पता करो कि ये भाषा किन जगहों पर बोली जाती है। मैं सोच ही रही थी कि जहाँ जहाँ से निकली है, एक तो ये स्टेट कहाँ पर है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वहाँ पे क्या भाषाएं बोली जाती हैं ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो मलयालम, मलयालम में तमिलनाडु में मलयालम बोली जाती है, कोंकणी गोवा में बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में बोली जाती है, और कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है। ठीक है, मलयालम रह गई थी, तो वो कहाँ बोली जाती है, तमिलनाडु में। बाकी इसके आसपास के स्टेट भी आप लोग पता कर लेना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का मोस्टली जो बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा है वो तेलुगु बोलता है। और आपको ये भी पता है कि 1953 में जो भाषा गठन आयोग बना था, उसके आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य भी हमारा आंध्र प्रदेश था, जो भाषा के गठन के आधार पर अलग हुआ था। 1956 में अलग हुआ था, आयोग बना था 1953 में। ठीक है, तो उसमें तेलुगु बोली जाती है आंध्र प्रदेश में। और जो कि अब जो है वो तेलंगाना उससे अलग हो गया है, तो तेलंगाना में भी तेलुगु ही बोली जाती है। ठीक है, क्योंकि वो अलग तो उसी से हुआ है ना, इस वजह से। ठीक है, और बिहार में आपको पता है जैसे मैथिली, मगही, भोजपुरी है ना, ये भाषाएं बोली जाती हैं। बंगाली, सॉरी कोलकाता या बंगाल में बंगाली बोली जाती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। और उत्तराखंड की 2 लैंग्वेज आपको पता है, जो कि वहाँ पे जो बटी भी हुई है, उसमें उत्तराखंडी जो 2 पार्टों में बांटा हुआ है, गढ़वाली और दूसरा आप बताओगे कि फर्स्ट तो गढ़वाली और दूसरा किसमें बटा हुआ है, उत्तराखंड। ठीक है, वो वहाँ की भाषा भी है और वहाँ के वो कल्चर भी है उसी नाम पर। गढ़वाली और कुमाऊँ है, वैसे तो पता ही होगा आपको, तो आप रहने दो, गढ़वाली और कुमाऊँ में बटा हुआ है। तो ये वहाँ की लैंग्वेज भी है, ये वहाँ के डांस भी हैं, और ये वहाँ का अलग से जो कल्चर है वो भी है। ठीक है, तो चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। 17 मई 9:30 बज गए। 17 मई अब रात हो गई। देखो सुबह से स्टार्ट करा था 7:30 बजे से, भैया रात होने वाली है, 9:30 हो गए। ठीक है, अब रात हो चुकी है। हमने अपना सामान संभालना शुरू कर लिया है। लगभग 3 घंटे में हमारा स्टेशन कोट्टायम भी आ जाएगा, वहाँ हमें उतरना है। आज रात को हम वलियम्मा के घर जाएंगे, वहाँ से सुबह बस में बैठकर अमुम्मा के गांव के लिए रवाना होंगे। सभी बहुत थक गए हैं, आज ट्रेन में हमारा दूसरा दिन ख़त्म होने को है। बाप रे, कितना लंबा सफ़र तय किया है हमने, पर मज़ा भी बहुत आया। अब मैं लिखना बंद कर रही हूँ, अमूमा के घर पहुंचकर ही फिर डायरी लिखूंगी। देखो वलियम्मा के घर जाना है इनको पहले, ये क्या करेंगे, रात को वहीं रुकेंगे ये लोग 9:30 बजे, यानी देखो करीब 12:30 बजे वहाँ पहुँचेंगे। तो पहले वलियम्मा के घर जाएंगे, फिर वहाँ से सुबह बस में बैठकर अपनी अमूमा के लिए रवाना होंगे, क्योंकि 12:30 बजे कैसे जाएंगे, हो सकता है उस टाइम पे बस चलती हो ना चलता हो, ये सारी चीज़ें पता होंगी। ठीक है, ठीक है। तो अब जैसे अमूमा कह रहे हैं, अमूमा कौन होता है, अमूमा होती है माँ की बहन, यानी कि ये लोग जाएंगे अपनी मौसी के यहाँ। और ये जो कह रहे हैं, और दूसरा कौन नाम है, अमूमा होती है सॉरी नानी। पहले वलियम्मा के घर जाएंगे, वलियम्मा मलयालम में बोलते हैं, मलयालम में वलियम्मा बोला जाता है नानी को, सॉरी मौसी को, इतना कंफ्यूजिंग है ना ये सब, सो सॉरी। वलियम्मा क्या है, वलियम्मा मौसी को बोला जाता है, यानी माँ की बहन को, माँ की बहन को मलयालम में बोलते हैं वलियम्मा, यानी मौसी को। और अमूमा होती है नानी, यानी माँ की माँ। नानी के घर ये जाएंगे कल, ठीक है, सुबह बस से। अभी रात में अपनी मौसी के यहाँ रुकने वाले हैं। तो तभी यहाँ पे बोला भाई कि आप किसको क्या बोलते हो, माँ की बहन को मौसी, माँ की माँ को नानी, पिताजी की बहन को बुआ, पिताजी की माँ को दादी। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ रखी हैं। ठीक है, फिर एक ये देखो छोटा सा पॉइंट है अध्यापक के लिए, विभिन्न राज्यों की भाषा, पहनावे, भोजन और भूभागों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने में बच्चों की मदद की जा सकती है। मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं, और अमूमा अपनी माँ की माँ को, यानी नानी और मौसी को वलियम्मा और अमूमा कहते हैं। ठीक है, और देखो इसके साथ ही यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब आप क्या करना है हमको, मतलब होमवर्क क्या है इसके लिए, क्या करना है, जिन स्टेट से ट्रेन गुजरी है, सिर्फ वही स्टेट नहीं, हमें इंडिया के हर स्टेट की भाषा पता होनी चाहिए कि किसी स्टेट में कौन सी भाषा बोली जाती है, किस स्टेट का कौन सा पहनावा है,
भोजन कौन कौन सा कहाँ से फेमस है और भूभागों के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, कहीं लकड़ी की नाव बना रही हैं, कहीं ऊबड़ खाबड़ रास्तों से जा रहे हैं, कहीं ट्रॉली वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम ईवीएस जब खुद से प्रिपेयर करें तो देखो एक कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है कि एनसीईआरटी में अगर ये चीज़ें नहीं दी हुई ना, तो ये खुद से हमारा है कि ये हमको प्रिपेयर करनी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है तो श्योर ये आ सकता है डेफिनेटली, तो ये हमें प्रिपेयर करना है। तो होमवर्क यही है कि सारे राज्यों की भाषा, पहनावे, भोजन हम खुद से कर ले, ताकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी छूट ना जाए। ठीक है, तो ये चैप्टर इतना ही था। ठीक है, बट इसी वीडियो में हम अगला चैप्टर करेंगे। ये है हमारा चैप्टर 8, नानी के घर तक। ठीक है, चैप्टर 6 में हमने पढ़ा कि वो लोग वहाँ से कैसे निकले हैं अहमदाबाद, सारी चीज़ें उन्होंने कैसे देखी। लास्ट चैप्टर पार्ट 7 में हमने देखा कि खिड़की से उन्होंने क्या क्या देखा, किस स्टेट में पहुँचे, क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, उसने 2-3 बार का टाइम भी अपना डिस्क्राइब करा हुआ है कि हाँ इस टाइम पर हम यहाँ पर थे, ये सारी चीज़ें कर रहे थे। आज इस चैप्टर में हम करने वाले हैं कि वो फाइनली अपनी नानी के घर कैसे पहुँचे, यानी अमुम्मा, मलयालम में अमुम्मा यानी नानी, नानी के घर तक कैसे पहुँचे। तो हमारा पार्ट 8 है नानी के घर तक। ठीक है, 18 मई, देखो 16 मई को ये लोग चले थे, 18 दिन हो गए, 16 और 17 दोनों दिन उन्होंने ट्रेन में बिताए हैं, पूरे 11:30 हो रहे हैं। ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद हम देर रात कोट्टायम पहुँचे। वलियम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं है। स्टेशन से हमने 2 ऑटो रिक्शे किए और वलियम्मा के घर पहुँचे। मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं नहाकर कुछ खाए पिए बिना ही सो गई। अभी मैं सोई ही थी कि अम्मा ने जगा दिया। फिर हम तैयार हुए, अपना सामान उठाया और बस अड्डे के लिए निकल पड़े। अब वलियम्मा का पूरा परिवार भी हमारे साथ था। हम 10 लोग थे और बहुत सारा सामान था। तो देखो पहले लोग ऑटो करके अपनी मौसी के घर पहुँचे और उसके बाद सुबह वो कह रही कि मैं बस थोड़ी देर के लिए सोई होंगी, मेरी मम्मी ने उठा दिया और हम उठ के तैयार हुए, बस अड्डे के लिए निकल पड़े। और जो पूरी मौसी की जो फैमिली थी ना, उसकी वो भी नानी के घर जा रही थी, क्योंकि देखो गर्मियों की छुट्टी है, सब अपनी नानी के घर जाते हैं। तो उसकी मौसी की भी पूरी फैमिली जा रही थी और इसकी भी पूरी फैमिली जा रही थी और ये दोनों सारे मिलके जा रहे थे। अभी टोटल 10 लोग थे और बहुत सारा सामान था। ठीक है, और ये बस से जा रहे थे। अप्पा यानी कि पापा ने कंडक्टर से सभी के लिए टिकट खरीदे और हम बस में चढ़ गए। हमें बैठने की सीट मिल गई, पर बाद में बस में इतने लोग चढ़ गए कि बस ठसाठस भर गई। 2 लोगों की सीट पर 4-4 लोगों को बैठना पड़ा। कुछ लोगों को हमने भी अपनी सीट पर बिठा लिया। काफ़ी लंबा सफ़र था। बस जब आखिरी स्टॉप पर रुकी तब तक मेरे पैर अकड़ गए थे, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैं खुश थी कि आखिरकार हम अमुम्मा के गांव पहुंच ही गए, पर नहीं, सफ़र अभी भी बाकी था। बस ने हमें जहां उतारा वहां एक तरफ पानी ही पानी था। अम्मा ने दूर पानी के पार इशारा किया जहां अमुम्मा का घर था और कहा वो देखो, हमें वहां पर पहुंचना है। पर हम वहां पर कैसे पहुंचेंगे, मैंने सोचा। अभी मैं सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाएंगे कि तभी एक बड़ी सी नाव किनारे पर आकर रुकी। अम्मा बोली, लो फेरी आ गई। फेरी में से बहुत सारे लोग उतरे। स्कूल के बच्चे, औरतें, आदमी सभी अपना अपना सामान लिए थे। अम्मा ने बताया कि वहाँ पर पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का इस्तेमाल होता है। तो देखो ऑब्वियसली पानी में तो बोट, नाव वगैरह यही चल सकते हैं, जहाज, फेरी एंड ऑल। तो फेरी से ही लोग जाएंगे पार वहाँ पे। तो फेरी में जैसे ही लोग आए वो उतर गए और नए लोग चढ़ करके जाने के लिए तैयार हो गए आगे अपनी नानी के घर जाने के लिए। जैसे ही फेरी खाली हुई, चढ़ने वालों की भीड़ लग गई। सभी को चढ़ने से पहले किराया भरना था। देखते ही देखते फेरी भर गई और पानी पर चल पड़ी। मैं तो रेलिंग के पास ही खड़ी आसपास देखती रही। फेरी तेजी से पानी पर फिसल रही थी, जिससे आसपास का पानी उछल रहा था। किनारे पर नारियल के पेड़ कतार में लगे थे। वहीं किनारे पर कई लोग नहा रहे थे, कहीं मछली पकड़ रहे थे, कुछ लोग कपड़े भी धो रहे थे। सूरज ढलने से पहले ही फेरी अपने ठिकाने टापू पर पहुंच गई और हम भी पहुंच गए अमूमा के घर, इतने लंबे पर मज़ेदार सफ़र के बाद। ठीक है, अब देखो ओमना ट्रेन से उतरने के बाद कई वाहनों में बैठी। क्या तुम्हें उनके नाम याद है? पहले वो ऑटो में बैठी, फिर बस में बैठी, फिर वो फेरी में बैठी और फिर थोड़ा सा अपना डिस्कशन है। अब देखो ओमना अहमदाबाद से 16 मई को चली थी। अमूमा के घर पहुंचने में उसे कितने घंटे लगे? देखो 2 दिन तो पूरे पूरे ट्रेन में लगे, तो 48 घंटे अप्रोक्स हो, क्योंकि अहमदाबाद से जब वो चली थी 11:30 बजे ट्रेन वहाँ से चली थी। तो 16 मई का पूरा दिन वो 12 घंटे और 17 तारीख और 18 तारीख को भी अप्रोक्स शाम तक जा कर के 16, 17, 18 को भी शाम तक वो नानी के घर जा कर के बैठी है। ठीक है, तो इतना टाइम लगा। अब देखो केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल होता है। तो देखो ये प्रयोग क्यों होती है? तो ऑब्वियसली पानी में चल सकती हैं आराम से, पानी में बड़ी सही रहती हैं, यही सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है,
ओमना ने अप्पा ने ट्रेन, बस और फेरी के लिए टिकट खरीदा। बताओ और कौन किन किन वाहनों में जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है? सब में ही टिकट लगती है। अब देखो रेल टिकट, देखो एक टिकट दी हुई है। जब देखो लास्ट चैप्टर मैंने करा था तो मैंने आपको बोला था कि आप रेल टिकट देखना, ठीक है, बट मुझे कसम से नहीं पता था कि नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में ये ट्रेन का टिकट दिया हुआ है। मैंने फर्स्ट उस वीडियो में ही आपको बोला था कि आप ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान करना, देखना कि एक ट्रेन की टिकट में क्या क्या होता है, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन पेपर में आए। जैसे ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे के नंबर, किराया, दूरी, किलोमीटर, मीन्स ये पूछा हुआ है। एक टिकट दी हुई है यहाँ पे आपको ये रही, और इस टिकट से देख करके आपको ना आंसर कर, तो वो था, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें देख के लिखनी है कि ट्रेन का नंबर क्या है, सफ़र शुरू होने की तारीख क्या है, किराया क्या है। बट बेसिकली देखो एक ट्रेन में हमको क्या नोटिस करना होता है कि क्या क्या दिया होता है। देखो सबसे पहले तो ये PNR नंबर दिया हुआ है, गाड़ी का नंबर दिया हुआ है, कितने किलोमीटर वो चलने वाली है वो दिया हुआ है, कितने बच्चे हैं साथ में, कितने एडल्ट हैं, वो कितने कर रहे हैं, ठीक है। जर्नी कम रिजर्वेशन टिकट, मतलब कि ये टिकट किसकी है, रिजर्वेशन की है या जनरल डिब्बे की है, वो सारी चीज़ें मेंशन होती है। किराया मेंशन होता है, जितने भी लोग जा रहे हैं, जितनी टिकट है, देखो साथ में लिखा हुआ है कि एक 7 साल का बच्चा है, एक मेल है 39 का, एक फीमेल है 37 की, और एक मेल है 7 का। टाइम टेबल क्या है, देखो ट्रेन का नाम क्या है, बांद्रा टर्मिनल पर आएगी, कहाँ पर आएगी, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें मेंशन होती हैं एक ट्रेन की टिकट में, ठीक है। अब देखो रेलवे टाइम टेबल से हमें बहुत सी जानकारी मिलती है, जैसे ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी आदि। हम किसी भी रेलवे स्टेशन से रेलवे टाइम टेबल खरीद सकते हैं। ओमना ने जिस ट्रेन में सफ़र किया उसके टाइम टेबल का कुछ अंश देखो, समझो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो देखो ये ओमना की ट्रेन का नाम है। जब ओमना चली थी तो उसकी ट्रेन ये थी 16335, ये नंबर है, गांधीधाम नगरकोल एक्सप्रेस, ठीक है, ये रहा। और देखो वो गांधीधाम से चली थी, वो ओमना ने भी हमें बताया था। तो वो कब चली है, स्टेशन कब छोटा उसने, 5:15 पे, कितनी दूरी तो नहीं खैर तय करी। अहमदाबाद वो कब पहुंची है, 11:30 बजे, और वहाँ से चली कब है, 11:50 पे। तो गांधीधाम से अहमदाबाद के बीच में उसने कितनी दूरी तय करी है, 301 किलोमीटर वो चली है, ठीक है। फिर है वडोदरा, वडोदरा कब पहुंची है, वो 2:03 पर वो पहुंची है, और 2:10 पर वो वहाँ से चली है। इसमें टोटल दूरी कितनी तय करी है, 401 किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से देखो फिर वो सूरत गई है, वडसाल गई है, भिवडी रोड, मडगांव, उदीपी जहाँ पे उसने केले खरीदे थे, छोटे थे बट टेस्टी थे, कोझिकोड जहाँ पे उसका फ्रेंड उतरे थे, वो सुनील और एनी, त्रिचूर, एर्नाकुलम टाउन, कोट्टायम, त्रिवेंद्र सेंट्रल और नागरकोइल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कब 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 पहुँची है, कितने दिन बाद, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या है कुछ आंसर करने हैं। ट्रेन कहाँ से चली थी, कब स्टेशन पर पहुंची, मडगांव कब पहुंची, ये आप लोग कर सकते हो, है ना, आराम से। अब देखो सुनील और एंज कोझिकोड स्टेशन पर उतरे और ओमना कोट्टायम स्टेशन पर। कोझिकोड स्टेशन के कितने घंटे बाद कोट्टायम स्टेशन आता है, तो देखो हम यहाँ से दे सकते हैं बिल्कुल आंसर। कोझिकोड है, कोझिकोड पे कब उतरी है वो, 7:17:45 पे, ठीक है। और ये कब आया कोट्टायम, 23:50 पे, यानी 17 यानी 5 यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11, करीब 6 घंटे बाद, ठीक है। 6 घंटे 5 मिनट बाद ये लोग कोट्टायम उतरे हैं, 6 घंटे 5 मिनट बाद पूरे। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं बिल्कुल, और खैर सीटेट में तो आते ही हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, हो सके तो रेलवे टाइम टेबल बच्चों को दिखाओ, पढ़ने में उनकी मदद करो। मीन्स अभी आपके लिए कि बच्चों को सुरक्षित पानी, स्वच्छता, रैंप आदि की उपलब्धता के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन ले जा सकते हैं। मीन्स ऑब्जर्वेशन करनी है सारी। यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, और जो ओमना है वो भी अपनी नानी के घर पहुँच जाती है। बट येस, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, एक तो टाइम टेबल और ट्रेन की टिकट में क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ गए, कैसे, टाइम देखना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है इंटरनेशनल टाइम के हिसाब से दिया हुआ है, 24 घंटे बजा रही है ना, 21-22 को, अब 21 को 9 कहते हैं, 22 को 10 कहते हैं, 23 को 11, सारी चीज़ें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। बाकी अब फटाफट से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट